तो हमने बात किया था कि दो एरिया पर कैसे डीप फेक को रोक सकते हो। तो डीप फेक अकाउंटेबिलिटी बिल जो आ रहा है यूएस में, वो चीज़ होना चाहिए इंडिया में, अपार्ट फ्रॉम आईटी एक्ट 2000 सेक्शन 66C। कोड ऑफ प्रैक्टिस डेवलप होना चाहिए अमंग द सोशल मीडिया जायंट, फेसबुक, मेटा, ट्विटर एक्सेट्रा। दे कैन स्टार्ट फ्लैगिंग। और ईयू एआई एक्ट, ये भी एक तरह से एक्ट है टॉकिंग अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द एआई। एआई गवर्नेंस इंडिया को भी स्ट्रेंथन करना चाहिए। और जैसे करुणा ने बताया था, गायब हो गया, वो भेज देना करुणा फिर से वापस से। वैसे ही इंटेल ने भी बनाया है इंटेल। डीप फेक। हम्म। बोलो। डीप फेक कैचर डीप फेक इंटेल कैचर, का। ठीक है। आ गया ना। वाइस प्रेसिडेंट एक्सप्रेस एंग्विश ओवर वायरल वीडियो आफ्टर द चेयरमैन कैन बी सीन बोइंग while ग्रीटिंग द पीएम नरेंद्र मोदी। तो टेक्निकली नरेंद्र मोदी कम्स आफ्टर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन प्रोटोकॉल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इट सेंड्स द रॉन्ग मैसेज। तो नो कंसिस्टेंसी ऑन सेटिंग अ जुडिशियल सर्विस। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का बात हो रहा था कि उसे लाने से कैसे ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा जुडिशरी में। तभी नो कंसिस्टेंसी। सुप्रीम कोर्ट आज सेंटर टू गिव डिटेल इनफ्लो ऑफ द इलीगल माइग्रेंट। तो इलीगल माइग्रेंट जो इंडिया में आ रहे हैं कुछ कुछ जगह से, म्यांमार, रोहिंग्याज हो गया, फिर बांग्लादेशी इमिग्रेंट हो गए। तो इंडिजिनस असामीज ग्रुप हैव चैलेंज सेक्शन 6 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो 1971 में वॉर हुआ था, उसके बाद इमिग्रेंट आए, बॉर्डर फेंसिंग हो उसके बावजूद भी, और इंडिया अथॉरिटेरियन कंट्री नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी इलीगल माइग्रेंट को आप ले लोगे या सबको आप डिपोर्ट कर दोगे। कुछ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए सो दैट इनोसेंट वुड नॉट बी पिक्ड अप। और इसमें एक और बात है कि जो इंडियन इलीगल माइग्रेंट है, दे आर गिवन द इंडियन सिटीजनशिप 6A के अंदर में। तो उससे इम्पैक्ट होगा लोकल कल्चर ट्रेडिशन। तो उसी में लोगों के अंदर में अप्रहेंशन है विद रिगार्डिंग टू दिस। तो आसाम अकॉर्ड क्यों साइन हुआ था 1985 में? कि जब ये सिटीजनशिप बिल लाया था 1955 में, तो उसके बाद वॉर हुआ था 71 में, इंडिया बांग्लादेश। तो बांग्लादेश वॉर के समय में जो परसिक्यूशन ऑफ द बांग्लादेशी पीपल एंड स्पेशली द हिंदू माइनॉरिटी इन द बांग्लादेश, तो बहुत सारे लोग इंडिया में आए थे बांग्लादेश से, बंगाल में शिफ्ट हुए थे, आसाम में गए थे। तो आसामीज पीपल लोग सोचे थे कि मेरा जो ट्रेडिशन है, मेरा कल्चर कस्टम है, वो इम्पैक्ट कर सकता है। तो एरिटेशन हुआ था, वायलेंस भी हुआ था। तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने साइन किया था असम अकॉर्ड। इसमें बोला गया कि अगर ऐसा बाद में सिटीजनशिप मिलता है तो आपके यहाँ नहीं होगा ऐसा चीज। तो एक्सेप्ट आसाम होता है हमेशा, कहीं पर भी सिटीजनशिप एक्ट आता है तो। यहाँ जयशंकर बोलते हैं कि यूएस शेयर्ड एविडेंस ऑन पन्नू इशू, कनाडा डिड नॉट। नो स्पेसिफिक एविडेंस और इनपुट से प्रोवाइडेड। तो ये थोड़ा डिफरेंट है कि रिगार्डिंग द पन्नू इशू यूएस हैव प्रोवाइडेड अ क्रेडिबल एविडेंस बट नॉट कनाडा। तो एनआईए कैसे काम करते हैं? एनआईए एक्ट 2008 के अंदर में उनको अथॉरिटी है कि किसी को भी आप अटैच करते हो प्रॉपर्टी, और इंडिया में भी आप काम कर सकते हो, बाहर में भी जा सकते हो, इंटरनेशनल उनको भी डायरेक्शन दिया गया है। दूसरा कि इंस्टीट्यूशन के अलावा भी आप कोई भी सिंगल को को भी आप यूज कर सकते हो और एफआईआर दर्ज करा सकते हो और यूआपीआई के अंदर ला सकते हो। तो यूआपीआई एक्ट 1967। और एनआईए का स्पेशल कोर्ट है जो रिड्रेस करता है इश्यूज और जल्दी से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। तो दे हैव अटैच्ड प्रॉपर्टी ऑफ
टू किस की लश्कर तैयबा ऑपरेटिव, लश्कर तैयबा नॉन स्टेट एक्टर है, पाकिस्तान में बेस्ड, वहीं से ऑपरेट करता है। तो JEM, जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर तैयबा, दो होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स है, इंडियन कॉटन फेडरेशन बोल रहे हैं। डिस्ट्रेस है टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज आर शटिंग डाउन। एपरेट्स शिपमेंट है इसमें देखा दिखा गया है, कमी आई है। तो इसको कैसे करना चाहिए ठीक, मानसी? सो बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, फैक्ट्रीज आर शटिंग डाउन। सो बेसिकली इंडिया को वी हैव टू फेस लार्ज कंपटीशन फ्रॉम आवर नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश। सो टेक्सटाइल सेक्टर में वी कैन लाइक लुक कि इसको हम कैसे कॉम्पिटिटिव और बना सकते हैं जो प्राइसेस है, सो दैट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो सके। सो उसके लिए अगेन वी नीड टू लुक इनटू, क्योंकि कंपटीशन बांग्लादेश से बहुत ज्यादा है इस केस में। सो स्किल्स हम और इनहेंस कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, वी कैन बेसिकली अगेन गवर्नमेंट ओबियसली इंश्योर कर सकते हैं कि जो वर्कर्स वहाँ वर्क कर रहे हैं उनकी स्किल्स को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है उसको और कैसे हम बेटर बना सकते हैं, सो दैट अगेन जो प्राइसेस है वो और कॉम्पिटिटिव हो जाए इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग। एंड लाइक वी कैन इंट्रोड्यूस मोर ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड अगेन वो भी एफिशिएंसी में हेल्प करेगा। सो बेटर टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्निकल टेक्सटाइल को प्रमोट कर सकते हैं, प्रेसिजन टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर सकते हैं कि सिर्फ टेक्सटाइल मतलब सिल्क और पहनने का नहीं है, उसको आप इंडस्ट्री पर्पस के लिए यूज़ करते हो। उसको फायर रेजिस्टेंट मटेरियल हो गया, या फिर आप रेलवेज में अगर बोला जाता है तो सीट कवर हो गया, सब हर जगह यूज होता है टेक्सटाइल। तो उसको कैसे प्रमोट करे? तो उसके लिए बल्क ड्रग पार्क है, तो बल्क टेक्सटाइल पार्क और PM मित्रा स्कीम है, उसको और अच्छे से प्रमोट करना चाहिए ओवरऑल। तो ये एक स्टैंडर्ड इशू। बांग्लादेश इज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फास्ट फैशन। ट्रू। सेंटर डायरेक्ट सुगर मिल डिस्टरी नॉट टू यूज केन जूस सिरप टू मेक इथेनॉल। तो ये मतलब मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि आप केन जूस और सिरप से यूज करते हो इथेनॉल बनाने में, तो आपका अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि वाटर से आप केन जूस, शुगर शुगर केन बन रहा है, शुगर केन से शुगर बन रहा है, शुगर से फिर सिरप, उसके बाद फिर इथेनॉल बन रहा है। और फिर आप उसको जला देते हो, फिर इन्वायरमेंट में चल जाता है। तो घूम फिर करके आप अल्टीमेटली वाटर को ज़्यादा यूज़ करते हो फॉर द पर्पस ऑफ द मेकिंग ऑफ द फ्यूल। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग का सोल पर्पस ये था कि जो वेस्टेज होता है शुगर केन का, या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको कैसे आप इफेक्टिवली यूज़ कर सको। लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है कि उसके लिए भी अलग से इसको प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है, और अलग से खेती किया जा रहा है शुगर केन का, तो ये नहीं होना चाहिए। और किन चीजों से एथेनॉल बना सकते हैं हम शुगर केन के अलावा? सब चीज़ से, बायोमास को अगर आप सड़ा दोगे, सबसे सबसे इथेनॉल बन सकता है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट फूड, फॉर एग्जांपल जो राइस होता है, एक वो सड़ जाता है, उसको यूज कर सकते हैं। तो जो वेस्ट पोस्ट फार्म लॉस होता है ना, जो बोलते हैं ना कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कुछ 20-22% है इंडिया में, तो उसी को अगर आप यूज करो एथेनॉल प्रोडक्शन में, उसको सड़ा दोगे, एथेनॉल बन जाता है। तब वो सही है, वो डिफरेंट है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि शुगर केन पर्टिकुलर आप ग्रो कर रहे हो ताकि ये एथेनॉल बने, तो मानसिकता का डिफरेंस है इसमें। सो यहाँ पे प्रेरणा ने सही रीजन हाईलाइट किया है कि इट इज, ये जो डायरेक्शन अभी दिया जा रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द शुगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो सो यस। दैट शुगर का सप्लाई एडिक्वेट हो मार्केट में, इसलिए अभी ये बोला जा रहा है कि जो शुगर सिरप हो उसको आप इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज ना करो। यस, वो टेम्पररी मेजर हो गया अभी इसके लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर यूज करना भी एथेनॉल, जो ब्लेंडिंग प्रोग्राम है 20%, 10% नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 के अंदर में,
उसमें बात करते हैं कि हम लोग एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम 2.0 कैसे आगे बढ़ेंगे, यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट फूड ग्रेन ज़्यादा सही है। इम्प्रूव्ड ड्रग रिजिम फॉर द टीबी लाइकली टू रिड्यूस ट्रीटमेंट टाइम। तो एमडीआर और एक्सडीआर होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस बढ़ता है क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हो एंटीबायोटिक, तो बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ता है, उससे कारण ठीक नहीं हो पाता है, जो नॉर्मल ड्रग्स होता है टीबी के लिए वो काम नहीं करता है, तो अलग से देना पड़ता है फिर। उसी की बात करें तो ओरल ट्रीटमेंट भी है और वैक्सीनेशन भी ये होता है। प्रिपेयर फॉर हेल्थ इमरजेंसीज आफ्टर फ्लडिंग। तो साइक्लोन मीचोंग के कारण जो फ्लडिंग हुआ है इन द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश तमिलनाडु लेफ्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑन द स्ट्रीट्स। तो उसके कारण क्या हो सकता है, हेल्थ इमरजेंसी, तो मलेरिया, डेंगी, मलेरिया, कॉलेरा एक्सेट्रा, उसे ट्रीट होने के लिए डायरियल डिजीजेस कॉलेरा कैन बी प्रिवेंटेड फॉर द यूज ऑफ विद द यूज ऑफ सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। ये इम्पैक्ट होता है फ्लडिंग के बाद में, तो ये जाना जरूरी है। तो कॉलेरा के लिए टैबलेट आता है, ओरल वैक्सीनेशन भी हेल्प कर सकता है इसमें। एंटीबायोटिक वेनियस इंट्रावेनियस फ्लूइड यूज किया जा सकता है so that the magnitude of the physical and human loss cost can be reduced. फिर दूसरा है 6% वाला कफ सिरप सैंपल फेल एक्सपोर्ट क्वालिटी टेस्ट। तो सी डी एस सी ओ इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर द कफ सिरप एंड ड्रग्स। तो उन्होंने बताया कि 6% जो थे वो दे फेल द रेगुलेटरी बॉडी टेस्ट। सी डी एस सी ओ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर में आते हैं, और इंडिया ग्लोबल जेनेटिक मेडिसिन में ग्लोबल लीडर है, 20% सप्लाई करता है और वैक्सीनेशन में 50% है। तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड अगर इंडिया कहलाता है तो उससे पहले क्वालिटी स्टैंडर्ड भी सेट करना जरूरी है और स्ट्रिंजेंट मेजर करना चाहिए, क्योंकि उससे ब्रांड इमेज खत्म होता है, खराब हो जाता है इंडिया का लॉन्ग टर्म में। तो पहले भी हुआ है, कैम्बिया उज्बेकिस्तान कैमरून ने कंप्लेन किया था डब्ल्यू में कि रेड फ्लैग रेज किया था कि चिल्ड्रन हु हैव डाइड फ्रॉम दिस ड्रग, लेकिन ऐसा कुछ स्टेप नहीं लिया गया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एथिलीन ग्लाइकोल और ग्लाइकोल में कॉन्टेमिनेशन आता है दैट कैन बी फेटल फॉर द चिल्ड्रन। तो ड्रग सैंपल आर टेकन फ्रॉम द प्लांट अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो ये भी एक्ट है। तो सी डी एस सी ओ इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, और ये कोऑर्डिनेट करते हैं ड्रग स्टेट अथॉरिटी से, जैसे सीपीसीबी की बात करते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वैसे ही स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, वैसे ही सी डी एस सी ओ होता है, उसका भी स्टेट ड्रग अथॉरिटी होता है, उससे कोऑर्डिनेट करते हैं और सेट्स करते हैं स्टैंडर्ड, ड्रग इंस्पेक्टर को भेजते हैं चेक करने के लिए और क्वालिटी जांच करते हैं। तो ऐसा मिला नहीं, 6% ऑफ द ड्रग्स में इट हैज़ बीन अ फेलियर। तो हमने बात किया था कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए बाय द सी डी एस सी ओ, और इंसेंटिव मिलना चाहिए जो ड्रग सेट स्टैंडर्ड में दे रहे हैं उनको पीएलआई स्कीम में इंसेंटिव मिलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनको मैंडेटरी रीस्किलिंग अपस्किलिंग करना चाहिए ताकि स्टाफ शॉर्टेज कम हो और वो जा करके रेड कर सकते हो और एक प्यूनिटिव एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि वो जरूरी है ये, क्योंकि इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, इसलिए। मानसी को ऐड करना, वी कैन मूव फॉरवर्ड। And we can move forward, Ashik. नाउ कमिंग टू इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, ओपेक प्लस एंड ओपेक डिफरेंसेस। ओके, ओपेक का अपना हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया, वियना, ओपेक प्लस का नहीं है।
इनफॉर्मल बॉडी OPEC+. Indian envoy met former eight Navy men who were on Qatar death row after PM amid talks. तो बैक चैनलिंग टॉक्स कैसे चलते रहता है, ये दिखाता है कि जरूरी नहीं कि हर चीज सामने बात हो. तो हर एक सरकार अपने लोग भेजते हैं कि वो एक एमिकेबल सोल्यूशन निकाल सके. ये सेक्शन मत नॉट स्टैंड स्टिल. ट्रैपिंग ऑफ मिस एडवेंचर. SC says no to Delhi government on event असोला भाटी. ये तब दिल्ली में नंबर न्यूज में आ चुका है ये. वहां पर बात हो रहा था कि वहाँ साइकिलिंग ट्रैक बनाया जाएगा, जिप लाइनिंग, स्काई साइकिलिंग एक्सेट्रा. तो उसको बोला कोई ठीक नहीं रहेगा क्योंकि प्रिस्टीन जगह है, उसको कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है. और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा प्रोविजन है कि आप नहीं कर सकते अनटिल अनलेस परमिशन मिला जाए. तो नहीं दिया. ऑनसेट ऑफ विंटर्स तो माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज आते हैं कैपिटल और बाकी जगह में भी. तो रामसर वेटलैंड में बात करते हैं तो अधिकतर जो रामसर वेटलैंड होता है इट इज मोस्टली बर्ड स्पीसीज से डोमिनेट होता है, माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज से. Most location along the Yamuna fail to meet the water quality standard. तो वाटर में जो ये झाग क्यों फॉर्म होता है, तो फॉस्फोरस के कारण होता है. ये ये तो वाटर क्वालिटी फेलियर है. CPCB को क्या करना चाहिए. और CPCB सिर्फ बात ये नहीं, बात है कि वहाँ आसपास में भी जो इंडस्ट्रीज है उनका भी स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए पॉल्यूशन के ऊपर में. एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर भी होना चाहिए. और फिर प्लांट्स बिठाना चाहिए जो आप ट्रीट कर सको वाटर बिफोर रिलीजिंग इनटू द रिवर्स. तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक टर्म है. आंचल जैसे है क्या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. करूँ ना. आई थिंक जो वाटर में मरीन लाइफ को सपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन कंटेंट इम्पोर्टेंट होता है. तो ज़्यादा मतलब क्या होता है, ज़्यादा का बॉय BOD है तो वो खराब है कि कम होने से खराब होता है BOD. ज्यादा बीओडी मतलब क्वालिटी उतनी डिग्रेडेड है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन इसका डिमांड जो मतलब कि मैटर होता है हाँ. ब्रेक डाउन करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो ज्यादा होगी, तो मतलब पोल्यूशन ज्यादा है यस. पानी में। और COD क्या होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. मानसी. Chemical oxygen demand it might be related with the plants की photosynthesis करने के लिए जो उनको चाहिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट. नहीं, इसमें है कि कितना पूरा ऑक्सीजन केमिकल चाहिए फॉर द ऑक्सीडाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर. तो COD और BOD हमेशा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एनवायरनमेंट में. और पूछता है. तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब कितना ऑक्सीजन चाहिए बाय द ऑर्गेनिक मैटर इन द रिवर्स या लेक्स एक्सेट्रा. तो ज़्यादा हो चाहिए इसका मतलब कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा चाहिए. तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है कि हाउ मच ऑक्सीजन इज नीडेड टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर. तो एंटिटी इंडिकेटर ऑफ द वाटर क्वालिटी. तो दोनों में फ़र्क ये है कि एरोबिक और ऑर्गेनिज्म के लिए है ये BOD. और केमिकल में है कि केमिकल रिएजेंट के लिए, केमिकल्स के लिए है. तो डिफरेंस क्या है?
कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इट इज ऑक्सीजन नीडेड बाय द बायोलॉजिकल मतलब एरोबिक ऑर्गेनिज्म, लेकिन केमिकल ऑक्सीजन वाला जो पार्ट है कि वो कैसे ब्रेक डाउन होगा तो उसे को कितना डिमांड चाहिए ऑक्सीजन का, तो इनऑर्गेनिक के लिए ज़्यादा होता है एक तरह से। नहीं तो ये पता, एक ही पता है इसका, और देख लेना। मल्टी डायमेंशनल सीओडी पॉवर्टी। तो केमिकल्स होंगे, मतलब ऑर्गेनिक का वो नहीं है उसमें इन्वॉल्वमेंट। 63% of the who cleared the UPSC mains were from engineering stream, 2017 से लेकर 21 के बीच में। 23% were from ह्यूमैनिटीज। तो अभी डेटा जो है वो है 75-25 है, 75% मेन, 25% वीमेन। पॉलिटिकल साइंस आईआर रिलेशनशिप टॉप द लिस्ट ऑफ द ऑप्शन सब्जेक्ट चूज बाय द कैंडिडेट। प्रवेश जी, सही। मतलब उसके बाद 19, 21, 20। हाउ बीपीएससी कमीशन टैकल चीटिंग। तो वहाँ पर टीचर का पोस्ट के लिए आया था, तो 8.5 लाख कैंडिडेट किए थे 1.5 लाख पोस्ट के लिए। तो बहुत पहले के, और टीचर में बहुत करप्शन होता था, डिले होता था, तो उसमें चेंजेस क्या क्या किया। तो यहाँ पर पेपर सप्लाइड हैड बिन कट टू द पेल्फर क्वेश्चन सेट, ओएमआर सीट यूज़ किया गया ऑब्जेक्टिविटी के लिए, टैम्परिंग नहीं हो सके, कुछ नया नहीं हो। वैसे होता है यूपीएससी, वैसे ही है। सीडीएस स्टैट्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है मानसी, सीडीएस। I don't think so. It is a statutory body. हाँ, Chief of एग्जीक्यूटिव है। Defense. और चीफ ऑफ डिफेंस स्टार्ट, मतलब मेन पर्पस क्या है उनका, अगर एक दो भी पर्पस बोला जाए तो मेन चीफ ऑफ Main डिफेंस। purpose is to create synergy amongst all the three जो हमारे divisions हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। एक लाइक सिंगल वी कैन से कि अगर कोई डिसीजन देना है या कोई सपोज वॉर लाइक सिचुएशन है, तो दे डू नॉट वर्क इन सिलोज, एक सिनर्जेटिकली दे आर वर्किंग प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड मैनर, सो रिस्पॉन्स टाइम जो है हम और उसको रिड्यूस कर सके, एंड अगेन जो डैमेज उसको हम लीस्ट पॉसिबल तक कंट्रोल कर पाए। और जो लड़ाई के मतलब वॉर के समय में क्या रोल है उनका। वॉर के समय में क्या रोल है मतलब? मतलब एक तो है कि अभी तो आप बता दिए कि सिनर्जी क्रिएट करना है, डिफेंस प्रोडक्शन हम्म यूनिट है, उनको भी एक तरह बढ़ावा देना है, इंडिजनाइजेशन ऑफ द सर्विस करना है, लेकिन वॉर के समय में क्या उनको कमांड है, कमांडिंग पोजीशन पर है। नहीं, आई डोंट हैव क्लैरिटी अबाउट दिस। वॉर के समय में कमांडिंग पोजीशन में ये नहीं है, ये सिर्फ इसी के लिए, मतलब ये डिसीजन नहीं लेंगे वॉर के समय में हम्म कि यहाँ लड़ाई करना है, लड़ाई के हिसाब से इनका कोई रोल नहीं। वो इंडिया में ऐसा अगर रोल रोल होता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है फिर। सबका अपना अपना है, चीफ ऑफ एयरफोर्स, चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी अलग काम करेंगे, उन लोग आपस में बात करेंगे, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस इनका काम इस सब में मैनेजमेंट वाला काम है कि मैक्सिमाइज यूज करें, लॉजिस्टिक को कम करें इसका। तो ये बात कर रहे हैं कि मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। एलसीए तेजस, MK1 MK2 अभी हो रहा है, अलाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ध्रुव, उसमें भी जो करंट प्रोसेस यूज हुआ है इंडिजनाइजेशन, 40 to 45% है, बाकी और बढ़ सकता है। कंट्रीज लाइक नाइजीरिया, फिलीपींस आर शोइंग इंटरेस्ट इन एलसीए तेजस, तो वहाँ ये बेच सकते हैं। इलीगल सैंड माइनिंग, गोवा HC
pulls up DGP chief secretary for failing to act. इलीगल सैंड माइनिंग बहुत ही बड़ा खतरा है, नॉट ओनली फॉर द स्टेट, फॉर द इन्वायरमेंट ऑल्सो। माफिया कल्चर तो बढ़ता ही है, लेकिन साथ साथ जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है उस पर भी लॉन्ग टर्म में हार्म होता है। तो ग्रेटेस्ट सेंसिटिविटी चाहिए टॉप ऑफिशियल पर रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्योंकि जो ऑफिशियल होते हैं वो सोचते हैं कि डेवलपमेंट को कभी कभी ज़्यादा प्रमोट करते रहते हैं, इन्वायरमेंट इंसेंटिव नहीं रहता है। तो ऐसा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसी हुआ, तो सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सैंड, एम सैंड हो गया या मैन्युफैक्चर सैंड हो गया, उसको प्रमोट करना चाहिए, तभी कम यूज हो सकता है। डायमंड मार्केट में रशिया का डायमंड बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड। 30% ऑफ द रफ डायमंड फ्रॉम रशिया इम्पोर्टेड टू इंडिया फॉर कटिंग पॉलिसी। सूरत पॉलिसीज 8 आउट ऑफ 10 डायमंड इन द वर्ल्ड। कितना डोमिनेशन है सूरत का। रशिया में जो साइबेरिया रीजन, वहां पर 1/3 ऑफ द वर्ल्ड डायमंड सप्लाई प्रोड्यूस होता है, माइंस इन द रशिया साइबेरिया रीजन। ये करूँ ना, फिर मानसी ले लेना। स्क्रीन लैग कर रही है मेरी। Okay, so I मानसी, would read it. You and I come by road or rail, but economists travel on infrastructure. So road और रेल भी एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। मतलब आप इसको किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो, अगर कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो तो इसका कंपैरिजन बेसिस डिफरेंट हो जाएगा, रोड और रेल। बट अगर आप इकोनॉमिस्ट की बात करते हो तो दे आर ट्रैवलिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है, उनके लिए रोड, अगर आप रोड से ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप एयर से ट्रैवल, एयरवेज लाइक प्लेन से ट्रैवल कर रहे हो, तो इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। सो एसेट क्रिएशन की यहाँ पे हम इसको एक इस तरीके से बात कर सकते हैं कि उसके क्या मल्टीप्लायर इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली इसको बोल सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम इसको इंटरप्रेट करेंगे तो वो होगा। एंड अगर इसको हम लाइक और भी लाइक डिफरेंट तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन। लाइक आई हैव टू थिंक ऑफ एन एग्जांपल जो इसमें एग्जैक्टली सूट हो। एक ही जगह कर सकते और हैं मानसी इसमें, क्योंकि इकोनॉमिस्ट लिख चुका है ना यहाँ पर, तो ज़्यादा इस इंटरप्रिटेशन कर ही नहीं सकते इसमें। एकदम स्पेसिफिक हो गया ये कि इकोनॉमिक्स ट्रैवल ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बात कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ होगा तभी जा करके। बात हो रहा है कि लेमेस्ट टर्म में कि मैं तो रोड से ट्रैवल करता हूँ, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, तभी वो जीडीपी ग्रोथ होता है, तभी ओवरऑल डेवलपमेंट आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट तभी हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ का एग्जाम्पल और क्रिटिक कर सकते हैं कि जरूरी नहीं कि वो प्रमोट करे लॉन्ग टर्म में या फिर ऐसा टेक। इसमें एक और एग्जांपल ये आ सकता है, जब हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं और हम आज के टाइम में मिलेट्स प्रमोशन की बात कर रहे हैं, तो आज जिस तरीके से हम मिलेट्स को देखते हैं वो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड पहले के टाइम में इट यूज टू बी कॉल्ड एज कोर्स सीरियल या उसको पोर मैंस फूड हम बोलते थे, तो वहां पे वो डिस्टिंक्शन आ जाएगा जो हम डिफ्रेंसिएशन करते थे पहले। तो आज हम उसके पोटेंशियल की बात करते हैं। यस, फार्म डूज एंड डोंट। तो इसमें बात कर रहे हैं कि ब्रिंग यूरिया अंडर द न्यूट्रिएंट सब बेस सब्सिडी। डायरेक्टली आप देते हो यूरिया में सब्सिडी, वैसा नहीं होना चाहिए, न्यूट्रिएंट बेस होना चाहिए। सेंटर का सब्सिडी है वो बढ़ते जा रहा है 1,75,000 करोड़ से, और 2,50,000 हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख करोड़ के प्लस माइनस है। तो दिखाते हैं कितना ज़्यादा खर्चा होता है। तो इन्वायरमेंटल कॉस्ट के ऊपर भी है और ह्यूमन कॉस्ट के ऊपर भी है, उससे कैंसर खतरा और भी, लीचिंग होता है, सॉइल लीचिंग, पोल्यूशन एक्सेट्रा। तो सॉइल हेल्थ कार्ड आया भी था, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं। माइक्रोन्यूट्रिएंट, सल्फर एक्सेट्रा, सिलेनियम, वो सब इंपॉर्टेंट होता है सॉइल के लिए। तो इम्बैलेंसमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो होता है सॉइल के अंदर में, वही डायरेक्टली इम्पैक्ट्स ऑन द बायोडाइवर्सिटी
इकोसिस्टम एंड ऑल्सो द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। तो इसको हेल्थ लाने के लिए, इसको सही करने के लिए न्यूट्रिएंट्स जरूरी है, और न्यूट्रिएंट्स को सही करने के लिए सब्सिडी को मिनिमाइज करना होगा। सब्सिडी मिनिमाइज करने के लिए आप स्पेसिफिक दीजिए, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दीजिए। इतना न्यूट्रिएंट है, इतनी सब्सिडी मिलेगा। एनपी के वैल्यू इतना है तो इतना मिलेगा, एनपी के लिए ज़्यादा है तो इतना मिलेगा, ऐसे टाइप। तो डी कंट्रोल्ड होना चाहिए, तभी जा करके फार्मर विल लुक बियॉन्ड यूरिया। दूसरा बोला कि सब्सिडी को आप बोल सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो पर हेक्टर बेसिस पर, तो उससे चेंज हो जाएगा माइंडसेट। The nutrient based subsidy regime is an important keyword which can be written. हम्म, हर चीज का जो सब यूरिया के अंदर में न्यूट्रिएंट है उसके हिसाब से सब्सिडी मिलेगा। ठीक है। वही बात की गई कि साइक्लोन मिचोंग आया तो डिस्टर्ब कर दिया चेन्नई और आंध्र प्रदेश रीजन में। फ्लड्स आया, सबमर्जिंग हाउसेस, हॉल्टिंग अ कम्युनिकेशन सर्विस। तो बताता है कि ड्रेनेज सिस्टम मस्ट बी अपग्रेडेड। तो ड्रेनेज सिस्टम में फोकस ज़्यादा नहीं करते, तो डिक्लॉगिंग हो जाता है ड्यू टू द प्लास्टिक वेस्ट और डंपिंग, इलीगल डंपिंग और अनएप्रेटेड डंपिंग। तो इसको कम करने के लिए देयर शुड बी अ रिजर्वायर सिस्टम, जहाँ पर कलेक्शन ऑफ द वाटर, सरफेस वाटर हो। और दूसरे जगह पर कि आप क्लॉगिंग और ड्रेनेज सिस्टम को आप कम करें। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम जैसे बात हो रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग वाटर इन अक्रॉस चेन्नई टू एस्केप द फ्लडिंग, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। 2/3 बचा हुआ है अभी तक में काम करना। ड्रेन रिवैम्प सिस्टम बात हो रहा है। स्पॉन्ज स्पॉन्ज सिटी का बात करते हैं, ताकि वो रिचार्ज करे, एक्वाफायर स्टोरेज के लिए भी होगा काम, ड्रिंकिंग वाटर स्टोरेज के लिए भी होगा, और लॉन्ग टर्म में सॉइल फर्टिलिटी और लोकल बायोसिटी थ्राइव भी करेगा। तो सिटी प्लानर मस्ट नीड टू एक्ट नाउ। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड ले ले कि डिस्पाइट तमिलनाडु कैपिटल इन द रेन शैडो एरिया, कुछ समय के लिए रेनफॉल होता है, फ्लडिंग हो जाता है, और बाकी देश भर, साल भर में ड्रॉट जैसे इशू हो जाता है। तो देर इज अ मिसमैच इन कैचमेंट ऑफ द ड्रेन वाटर, ऑफ द रेन वाटर। तो मिसमैच को रोकने के लिए आपको क्रिएट करना पड़ेगा ऐसा स्पेस। तो सिटी स्पॉन्ज का कॉन्सेप्ट है जो चाइना में यूज होता है, तो वो यहाँ कर सकते हैं, स्पॉन्ज सिटी। और जो जापानीज मॉडल है वो भी इसमें लगा सकते हैं। तो एक अच्छा था, एक ट्विटर में भी आया था एक, इसमें कि नॉर्थ कोरिया डिक्टेटर थे, वो हाथ जोड़ के रो रहे थे, महिला लोग से अपील कर रहे थे नॉर्थ कोरिया में कि भाई और बच्चे पैदा करो, हमारा पॉपुलेशन करते गिरते जा रहा है, 1.88 पहुंच चुका है अभी तक में। ऑल्दो इट इज अहेड ऑफ साउथ कोरिया 0.78। 0.8 मतलब कितना हुआ, 8, 10 महीने में 8 बच्चे अप्रोक्सीमेटली। तो इकोनॉमिक क्राइसिस और प्लस मोस्ट कपल कैनॉट अफोर्ड मोर देन वन चाइल्ड के कारण भी इशू। गूगल जेमिनी बेटर देन चैट जीपीटी, सही बात है। इसका ट्विटर में आया था एक लिस्ट था जिसमें हर चीज़ में बेटर है चैट जीपीटी से, बस ये याद पता होना चाहिए, हर चीज़ में आगे। गूगल डीप माइंड, डेमिस हाबिस सीईओ को फाउंडर ऑफ एआई रिसर्च लैब डीप माइंड, ये बताया कि जो एआई का विजन है वो एक्सपैंड करती है, किसमें, कोड में, ऑडियो, इमेज और वीडियो। चैट जीपीटी खाली बात करता है और वीडियो और ऑडियो में और टाइपिंग में, लेकिन वीडियो में वो वर्क नहीं कर सकता अभी। तो ये फर्क है। तो गूगल सर्च में भी अगर ऐड हो जाएगा तो बहुत खतरनाक बन जाएगा, मतलब गूगल जिमिनी, क्योंकि उसके पास डेटाबेस बहुत वास्ट है गूगल के पास, और डेटाबेस वास्ट है और जिमिनी यूज़ करेंगे तो इसको हरा ही नहीं सकता लॉन्ग टर्म में। एक्यूरेसी और रिस्पॉन्स भी ज़्यादा है जिमिनी का, हर जगह से देखा गया। बस ये बात हो रहा है कि इसमें बायस और टॉक्सिसिटी नहीं आना चाहिए, कंप्रेहेंसिव सेफ्टी इवैल्यूएशन करना चाहिए इसमें। मेलोडी
तो इटालियन और इंडिया का इशू क्या क्या है? पहली बात है कि इंडिया के लिए इटली इम्पोर्टेंट कंट्री है, लेकिन वैसा भी इम्पोर्टेंट नहीं है जैसे फ्रांस, जर्मनी एक्सेट्रा। इटाली एंशियंट सिविलाइजेशन, सही बात है। नॉर्थ साउथ में पूहर जो रिपोर्ट है, और शिलापरिकरम, मणिमेखलाई में भी इंस्टेंसेस है। मदुरै में बताया गया है कि रोमन कॉइन्स मिला है, एम्फोरे मिला है। इसे बताता है कि इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन एंड रोमन हैव कल्टिवेटेड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इन द फर्स्ट सेंचुरी BC एंड फर्स्ट सेंचुरी AD। वहाँ से आज तक में। फिर बात हो रहा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 से चल रहा था, लेकिन सेटबैक कैसे हुआ? इटालियन मरीन केस ये था कि मरीन जो थे उन्होंने गोली मार दिए थे, दे हैव शूटेड द फिशरमैन। तब इंडिया ने एक तरह से उनको कैप्चर कर लिया था, उसको रखा था अपने पास। फिर बाद में फिर फ्रॉम परमानेंट कोर्ट आर्बिट्रेशन के बाद उनको छोड़ा गया, लॉस ऑफ लाइफ, और दे हैव टू पे अराउंड $100 million। तो इटली हैड पेड $100 million, तो केस क्लोज हो चुका। अगस्टा वेस्टलैंड एलिगेशन था कि अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी था, इसके अंदर में एक VIP हेलीकॉप्टर बुलाया गया था, 12 VIP हेलीकॉप्टर, उसमें भी करप्शन का इशू था। तो ये सब इशू है। दूसरा है कि इटली पहले पार्ट था BRI का, BRI से हट के अब IMEC का पार्ट हो गया। उसके बाद बायोफ्यूल अलायंस का ये पार्ट हो गया। और देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द इंडियन एंड इटली रिलेशनशिप ओवर द ईयर्स इन द एरिया ऑफ, बोला जाए तो प्रिसिजन टेक्नोलॉजी भी और अपैरल सेक्टर में भी, क्योंकि उनके पास हाई एंड वेराइटीज का इंडस्ट्रीज है। वुड कारपेटिंग, मार्बल्स, इटालियन मार्बल्स हो गया, या फिर क्लोथिंग इंडस्ट्री हो गया, उसमें फेमस है। तो उसमें भी इंडिया का रोल है। मानसिक, आपको ऐड करना। नहीं, और कुछ तो इसमें ऐड नहीं करना आवश्यक। माइनिंग फॉर क्रिटिकल मिनरल, ऑक्सीजन प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्रिटिकल मिनरल वो होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इकोनॉमिकली, और फिर डेटा के लिए। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल मिनरल फॉर एग्जांपल निकल, कॉपर, रेयर अर्थ मटेरियल भी हो सकता है, और भी हो सकता है। तो रेयर अर्थ मेटल बस होता है कि रेयर अर्थ में कम मिलता है, इसलिए रेयर अर्थ मेटल हो गया। क्रिटिकल मिनरल मतलब होता है कि जो मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, डेटा सॉवरेनिटी के लिए, साइबर, और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के डिफेंस के लिए। तो वो सब क्रिटिकल मिनरल हो गया। तो इसमें रेयर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता है। तो इसमें निकल है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, रेयर अर्थ मेटल। तो ये हो गया। तो फिर इसे ऑक्शन किया जाता है, तो पहले फ्लोट किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की इतने सारे ब्लॉक है, इसका ऑक्शन करना चाहिए। उसके बाद माइनिंग लाइसेंस मिलता है, जैसे कुछ कुछ मिला है उड़ीसा के अंदर में या तमिलनाडु के अंदर में मोलिब्डेनम के लिए। उसके बाद फिर ऑक्शन होता है और फिर क्लियरेंस दिया जाता है। तो ऐसे ही होता है। तो ओवरऑल हाउ इंडिया करेंटली गेट्स सप्लाईज ऑफ मिनरल। इंडिया इम्पोर्टेड अराउंड लिथियम कार्बोनेट। तो लिथियम कभी भी डायरेक्टली नहीं मिलता है, तो लिथियम को हमेशा एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है कोई भी मिनरल से। तो लिथियम कार्बोनेट और लिथियम ऑक्साइड दो तरह से एक्सट्रैक्शन होता है, जैसे हमने बात किया था कि इसको डिजोल्व कर दो वाटर में, और फिर आप लिथियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो सॉल्ट सोल्यूशन से, तो वो होता है। दूसरा कि आप माइन करके फिर इसको